जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारी जगहें हैं जहां हम मान लें इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करा सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जैसे मान लो कि हम इन लाइनों के थ्रू कुछ जगहें दिखा रहे हैं, ये जगहें हैं जहां इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, इस तरह से। तो आप देखो इस एरिया में, इस लोकेलिटी में जो स्टेट्स हैं वो पास पास हैं, और इतनी ही बड़ी दूसरी हमने एक वॉल्यूम ले लिया तो यहाँ पर स्टेट दूर दूर हैं। तो आप कहोगे कि इस रीजन के अंदर, इस पर्टिकुलर जगह पर जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो लार्ज है, और इस पर्टिकुलर कंडीशन में डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो स्मॉल है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होता है? डेंसिटी ऑफ स्टेट एक पैरामीटर होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी पर्टिकुलर गिवन एनर्जी रेंज में या किसी दिए गए वॉल्यूम में कितनी अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं जिनको कि कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं द टर्म डेंसिटी ऑफ स्टेट explains or explain or describe the proportion, मतलब जिस अनुपात में है, the proportion of states, state मतलब ये जहां इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, states that are to be occupied by the system at each energy value. The term density of state explains the proportion of states या availability of states that are to be occupied by the system at each energy value. तो अगर अब जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझो, एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इस पूरी डेफिनेशन को आप अभी समझ जाओगे। अब इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर हैं, बहुत सारे फ्लोर हैं, और हम ये मान सकते हैं कि हर फ्लोर पर कुछ फ्लैट हैं। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो वैसे वैसे लग्जीरियस फ्लोर आपको मिलते हैं। तो इसका मतलब है जो टॉप फ्लोर है वो सबसे ज्यादा लग्जीरियस होगा, वहां स्विमिंग पूल भी है और बहुत सारा वहां पर सुविधाएं हैं, और इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है। और जो ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा है, ग्राउंड वाली जो पहला है, यहाँ कॉस्ट सबसे कम है क्योंकि यहाँ बिल्कुल मिनिमम सुविधाएं दी गई हैं। अब जो पहला फर्स्ट फ्लोर है वहां पर मान लो अंदर ही अंदर 5 फ्लैट है, मतलब फ्लोर है, उस फ्लोर पर लोगों के रहने के लिए कुछ 1 बेडरूम हॉल, 2 बेडरूम हॉल जैसे फ्लैट है तो 5 हैं। यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ऐसा हो सकता है? तो हमारी जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कई मंजिलें हैं, हर मंजिल पे नंबर ऑफ फ्लैट हमारे पास है 5, 4, 6, और सबकी कीमत अलग अलग है। सबसे सस्ते ये 5 फ्लैट है और सबसे महंगा ये टॉप का फ्लैट है। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर, अगर आपके पास एक निश्चित रकम है तो मान लो इसकी कीमत है 60 लाख रुपए इस फ्लोर की, और आपके पास मान लो 65 लाख रुपए हैं, तो यहां पर कई सारी संभावनाएं हैं। संभावना यह है कि आप इस 20 लाख के फ्लैट को खरीद के 40 लाख रुपए के साथ यहां रहो, या इस 30 लाख के फ्लैट को खरीद करके बाकी बचे हुए 30-35 लाख के साथ यहां रहो, या और ज्यादा रकम खर्च करके आप यहां रहो, या आप यहां रहो। अधिक से अधिक क्या हो सकता है, आप यहां पर कोई फ्लैट खरीद सकते हैं क्योंकि इसकी कीमत 60 लाख रुपए है, आपके पास 65 लाख रुपए है। लेकिन आप इन 2 फ्लैटों को नहीं खरीद सकते क्योंकि इनकी कीमत 1 करोड़ के ऊपर है। तो हमने क्या पता लगाया कि 65 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो इस बात की संभावना है कि आप फर्स्ट फ्लोर में रह सकते हो, सेकंड फ्लोर में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में आप रह सकते हो, क्योंकि वहां तक की फ्लैटों को आप खरीद सकते हो 65 लाख के अंदर।
लेकिन अगर आप छठे और सातवें फ्लोर की तरफ जाओगे तो चूंकि उनकी कीमत आपके कुल रकम से बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप वहां अवेलेबल नहीं पाए जाओगे, आप वहां पर नहीं जा सकते हो। तो 65 लाख का मतलब ये नहीं कि आप 60 लाख वाले फ्लैट में टॉप में ही रहोगे, इस पे हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन इतना निश्चित कह सकते हैं कि आप इन ऊपर वाली जगहों पे नहीं जाओगे। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट का भी मामला ऐसा ही है। तो स्टेट मतलब वो फ्लैट, तो स्टेट्स दैट आर टू बी ऑक्यूपाइड बाय द सिस्टम, यू आर द सिस्टम, इस केस में आप सिस्टम थे, अदरवाइज हम इलेक्ट्रॉन को मान लें, ऑक्यूपाइड बाय द सिस्टम एट ईच एनर्जी वैल्यू। ईच एनर्जी वैल्यू मतलब कि 20 लाख वाले फ्लोर की में कितने आप संभावना है, 40 लाख की कीमत वाले फ्लोर में आपकी क्या संभावना है। तो इस एग्जाम्पल में जो एनर्जी है हमारे पास वो क्या है, जो फ्लैट की कीमत है। सिस्टम कौन हो, आप हो जो रहने जा रहे हो। स्टेट क्या हो गई, स्टेट वो फ्लोर है, वो फ्लैट है जिसमें आप रहने की सोच रहे हो। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी ऑफ स्टेट की ये एक डेफिनेशन हो जाती है। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट को हम समझाएंगे कैसे, जस्ट अ मिनट, आ गया कर्सर। हाँ, डेंसिटी ऑफ स्टेट को अगर हमें समझने का तरीका अगर समझना है तो हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको लिख सकते हैं एक नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स जो अवेलेबल है इनटू अ फैक्टर डेल्टा ई। तो दिस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ particles, and this is a called number of states जो अवेलेबल है इन कहां, इन वॉल्यूम V। तो एक वॉल्यूम V हमारे पास है मटेरियल का, उसमें कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनको हम अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दे देन हमें मालूम चल जाएगा कि वहां डेंसिटी ऑफ स्टेट कितने हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई है। अब आते हैं इस NE को कैलकुलेट करने के लिए। NE को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है GE इंटू FE। इसके बारे में थोड़ी बात हम लोगों ने पिछली बार की थी। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट अगर निकालना है तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो आपको एक फैक्टर G और एक फैक्टर F का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आप बच्चों N निकाल पाओगे। इसका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने बात किया था। तो एग्जाम्पल को अगर आप मानो कि किसी हॉस्पिटल में कितने मरीज हैं, अगर आपको ये पता करना है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि उस हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, कितने बेड हैं जहां मरीजों को भर्ती किया जा सकता है, उसकी संख्या निकाल लो। उसके बाद आपको पता करना पड़ेगा कि उस बेड पर मरीजों को भर्ती करने के क्या नियम हैं। तो अगर आप बेड पर मरीजों के भर्ती करने का नियम जान जाएं और हॉस्पिटल में कितने बेड हैं ये जान जाएं, तो आप बता सकते हो कि किसी समय हमारे हॉस्पिटल में कितने मरीज होंगे। तो मरीजों की संख्या को हम निकाल सकते हैं। जैसे नियम क्या है, नियम मान लो ये है कि एक बेड पर 2 पेशेंट रहेंगे, 2 पेशेंट एक बेड पे रहेंगे, और हमारे पास कितने बेड हैं, हमारे पास 100 बेड हैं। और एक एक्स्ट्रा जानकारी है कि हॉस्पिटल 50% फिल है, यानी हमारा हॉस्पिटल आधा भरा हुआ है इस नियम के तहत कि हर बेड पे 2 पेशेंट होंगे। तो आधा भरा होने का मतलब है 100 में से 50 बेड ही भरे हैं, लेकिन उन 50 बेड पर 2 मरीज लिटाए गए हैं, वो नियम का उल्लंघन नहीं होगा, तो इसलिए उस समय उस हॉस्पिटल में 100 मरीज होंगे, ये हम जान गए। ऐसे ही मान लो किसी ने हमने कहा कि भाई हमारा हॉस्पिटल खचाखच भरा है, इसमें और कहीं जगह नहीं है किसी नए मरीज के लिए। तो अगर किसी मरीज के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब है कि 100 बेड है, हर बेड पे 2 मरीज बैठाए जाएंगे, तो इस समय खचाखच भरे हुए हॉस्पिटल में 200 मरीज होंगे। तो आप मरीजों की संख्या को तब सही निकाल पाते हो जब आपको यह मालूम होता है कि बेड कितने हैं और कितना प्रतिशत भरा हुआ है और किस नियम के तहत वहां पर मरीजों को भर्ती किया गया है। यही तर्क, यही लॉजिक आपको आगे भी रखना है। तो अगर हमसे कहा जाए कि हमारे पास कोई एक्स पार्टिकल है,
अब एक्स पार्टिकल कौन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, गैस के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो मान लो हमारे पास एक्स पार्टिकल हैं और उनको हमें बांटना है एनर्जी लेवल में। तो जो पार्टिकल हैं इनमें भी आपस में कुछ अंतर होते हैं, अंतर करने के कुछ हमारे पास पैरामीटर है। तो पार्टिकलों के गुण को, एक गुण होता है पार्टिकल में जिसको हम कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ स्पिन, स्पिन की प्रॉपर्टी। तो स्पिन की प्रॉपर्टी के हिसाब से कुछ पार्टिकल ऐसे हो सकते हैं जिनका स्पिन 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह से इंटीजर वैल्यू हो। ऐसे पार्टिकल्स को नाम दिया जाता है बोसॉन। कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनकी स्पिन हाफ होती है, 3/2 होती है, 5/2 होती है, हाफ स्पिन पार्टिकल होते हैं और इन पार्टिकल्स को नाम दिया जाता है फर्मियन। और कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो इस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो पार्टिकल्स का समूह होते हैं, वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल होते हैं, या जिनको हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल होते हैं। तो उसमें हम ये स्पिन वाली प्रॉपर्टी को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। तो इस तरह से हमारे पास तीन तरह के नियम है। तो जो हमने FE कहा है नियम, वो तीन तरह के नियम होते हैं। एक नियम होता है जिसे कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का लॉ है। दूसरा नियम होता है जिसे हम कहते हैं फर्मी डिराक का लॉ है। और तीसरा नियम है जिसे कहते हैं बोस आइंस्टीन का नियम है। यह लागू होता है क्लासिकल पार्टिकल के लिए, फर्मी डिराक लागू होता है हाफ स्पिन पार्टिकल के लिए, और बोस आइंस्टीन लागू होता है ऐसे पार्टिकल्स के लिए जिनका स्पिन 0 हो, 1 हो, 2 हो या इंटीजर नंबर हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास तीन तरह के स्टैटिस्टिक्स रूल आ गए हैं, जिन स्टैटिस्टिक्स रूल के तहत हम अपने पास उपलब्ध पार्टिकलों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम नंबर ऑफ स्टेट्स निकालने जा रहे हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट अगर निकालना चाहेंगे तो हमें पहले नंबर ऑफ स्टेट निकालना होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है कि इफ वी वांट टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल देन वी हैव टू नो द अवेलेबिलिटी नंबर ऑफ स्टेट्स multiplied by the distribution function. Okay, this is called the distribution function. इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए जरा आप नियम समझ लीजिए। देखो बच्चों, अभी तक हमने जब वन डायमेंशनल बॉक्स की बात की थी, अभी हमने जब क्वांटम मैकेनिकली वन डायमेंशनल बॉक्स की बात की थी, तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था En बराबर n² अपॉन 8ma², जहां हम ये मान रहे थे कि हमारा बॉक्स है इस तरह का जिसमें a इसकी डायमेंशन है और एक पार्टिकल है जो इसके एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैप है, यानी वो सिर्फ इसी दो दीवालों के बीच में इस तरह से घूम सकता है। तो उसकी जो एनर्जी होगी वो एक इंटीजर नंबर n पे डिपेंड करेगी। लेकिन बच्चों जरा सोचो, अगर हमारे पास बॉक्स क्यूबिक है, ऐसा क्यूबिक है जिसमें लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी a है, एक क्यूबिक बॉक्स है, तो पार्टिकल तो वहां x में भी जा सकता है, z में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो x डायरेक्शन में जाएगा तो हम उसके लिए क्वांटम नंबर इस्तेमाल करेंगे nx, अगर y में जाएगा तो क्वांटम नंबर इस्तेमाल करेंगे ny, और z में जाएगा तो क्वांटम नंबर इस्तेमाल करेंगे nz। और ये सारे जो n है ये सब क्या है? ये इंटीजर वैल्यू है, 1 2 3 वैल्यू होती है इसकी। तो अगर हम 3D बॉक्स की बात करें तो 3D बॉक्स मतलब क्या होता है? 1D बॉक्स। 3 वन डायमेंशनल बॉक्स को अगर हम एक साथ कंसीडर कर लें तो वो 3 डायमेंशनल बॉक्स बन जाएगा। तो हमारे पास एनर्जी कितनी आएगी? टोटल एनर्जी जो होगी उसमें ENX वाला टर्म भी रहेगा, ENY वाला टर्म भी रहेगा, एनर्जी अलॉन्ग NZ भी रहेगा। ये अब ऐसा कह रहे हो कि अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है तो X दिशा में कितनी एनर्जी है, Y में कितनी एनर्जी है, Z में कितनी एनर्जी है, सबको जोड़ लो। तो इस रूल के हिसाब से E जो होगा वो कितना आएगा?
nx स्क्वायर h क्रॉस अपॉन 8ma²। ऐसे ही ny स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ma²। ऐसे ही nz स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ma²। ये बात समझ रहे हो ना, एक्स वाई जेड के लिए। तो h स्क्वायर अपॉन 8ma² बाहर निकाल दो और यहाँ nx स्क्वायर ny स्क्वायर nz स्क्वायर लिख दो। अब हम मान लेते हैं लेट n इज इक्वल टू nx स्क्वायर ny स्क्वायर nz स्क्वायर। ये अगर आपने मान लिया तो आपका फॉर्मूला अब कैसे कन्वर्ट हो जाएगा जरा देखो। तो अब आपका फॉर्मूला जो होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, E बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ma²। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि वन डायमेंशन के केस में होता है, लेकिन अब अंतर आ चुका है। यहां पर जो n है और जो ये अब 3 डायमेंशन वाला n है, इसमें अंतर है। ये वाला जो n था असल में केवल nx था, लेकिन अब की बार जो n है इसमें x y z तीनों है। तो दिस इज द एनर्जी कंडीशन इन 3D बॉक्स। 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर ये एनर्जी की कंडीशन है। ओके बच्चों, अब हम एक मैथमेटिक्स करते हैं। मैथमेटिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, एक n स्पेस बनाते हैं, यानी एक ऐसे स्पेस को इमेजिन करते हैं जो कि इंटीजर नंबर n के हिसाब से बना है। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि n जो है वो E के ऊपर डिपेंड करता है, h कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, डायमेंशन ऑफ बॉक्स कांस्टेंट है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि E जो है वो प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के। तो अगर n की वैल्यू बढ़ती जाएगी इसका मतलब है एनर्जी की भी बढ़ती वैल्यू आपको मिलेगी। तो अब एक स्पेस बनाते हैं जिसमें कि हमने ले लिए हैं इस तरह से x एक्सिस, z एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर एक डॉट बना दिया, ये nx की वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां डॉट बना दिया, nx की वैल्यू 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां डॉट बना दिया nx3, यहां nx4, ये nx5, ये nx6। इसी तरह से आपने nz1, nz2, nz3, nz4, nz5, इसी तरह से ny1, ny2, ny3, ny4 कर दिया। ऐसे ही nx1, nz1 ये पॉइंट है, nx2, nz1 ये पॉइंट है, nx3, nz3 ये पॉइंट है। इस तरह से हमने यहां पर इस पूरे स्पेस में बहुत सारे पॉइंट बनाने शुरू कर दिए। जितने पॉइंट हैं वो सब एक खास तरह की एनर्जी वाले पार्टिकल्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो आपने जितनी भी ये पूरी जगह थी इसको पार्टिकलों से भर दी, हर तरफ पार्टिकल ही पार्टिकल आपने भर दिए। लेट मी चेंज द कलर। अब आपने क्या किया, यहां इस पूरे स्पेस में, अब आप थोड़ा इमेजिन करो कि 3 डायमेंशनल स्पेस है। इस पूरे स्पेस में हमने बहुत सारे पॉइंट बना दिए और हर पॉइंट n की कुछ ना कुछ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि n की हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में ये सारे पार्टिकल बन के दिख रहे हैं। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करें कि इसको ऐसे सोचें, जस्ट इसको मुझे ड्रॉ करने दीजिए जरा सा, इसको हम ऐसे बना दें। ठीक है, और ये हमारा इधर एक बन गया और इस चीज को हम ये से बना दें। तो इमेजिन करो ये क्या बनाया है, ये जो हमने यहाँ पर ये आपके सामने बनाया है, ये ऐसा लग रहा है कि ये कोई गोला है, उस गोले का एक हिस्सा है जो हमने काट के यहाँ पर रखा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक सर्किल होता, इस सर्किल को हम इधर से कट करते, इस प्लेन से कट करते, ठीक है, उसके बाद इस प्लेन से कट करते तो सर्किल हमारा ऐसे कट हो जाता। तो ये जो हिस्सा बचता, इतना हिस्सा सर्किल का, ये वो वाला हिस्सा है जो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। तो हमने अपने सर्किल को जब इस तरह से काटा तो इस सर्किल में कितने हिस्से जाएंगे, 8 हिस्से, 4 ऊपर 4 नीचे, और उसमें से ये एक हिस्सा जो बाहर निकाल दिया इतना वाला,
तो 8 में से 1 निकाल दिया तो इस हिस्से का रेशियो कितना हो जाएगा 1/8। तो इस डायग्राम में हमने आपको दिखाया है कि हमने एक ऐसा स्पेस बनाया जहां पर nx को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x एक्सिस के अलॉन्ग, ny को रिप्रेजेंट कर रहे हैं y के अलॉन्ग, nz को रिप्रेजेंट कर रहे हैं nz के अलॉन्ग, और इसके अंदर हमने एक इस तरह का 1/8 पार्ट 8th क्वाड्रेंट निकाल दिया। अब क्या करें बच्चों, जरा देखो, अगर हम इस जगह पर एक ऐसे एक्सिस बनाए, एक ऐसी लाइन बनाए, तो जो आप ये लाइन बना रहे हो, ये लाइन एक तरह से मान लो एक स्फीयर का रेडियस है, ठीक है, और कोई पॉइंट इसने यहां पर चुना, कोई पॉइंट चुना, तो इस पॉइंट के लिए nx की वैल्यू भी होगी, ny की वैल्यू भी होगी, nz की वैल्यू भी होगी 3 डायमेंशन में। जरा सोचो इसको। तो ऐसी स्थिति में हम इस जो लाइन है, इस लाइन की लेंथ को हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है n बराबर क्या होता है। इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को देखो, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से n की वैल्यू nx, ny, nz पे वैल्यू डिपेंड करती है। तो अगर हमने nx की वैल्यू सपोज 1 ले लिया, ny को 2 ले लिया, nz को 3 ले लिया, तो कितना हो जाएगा 9 + 4 = 5, 9 4 13 1 14, तो ये वैल्यू हो जाएगी √14, n की वैल्यू √14 हो जाएगी। तो मान लो यहां कोई पॉइंट है, इस जगह पर, इस जगह पे कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट के लिए nx 1 है, ny 2 है, nz 3 है, तो उस हिसाब से जो हमारी जो रेडियस बनाई है हमने, ये रेडियस, इसकी लंबाई √14 के बराबर हो जाएगी। अब सबसे खास बात समझो, अगर n की वैल्यू आपने चुन ली, इसका मतलब आपने एक एनर्जी चुन ली। तो अगर n की वैल्यू √14 है, तो उस हिसाब से n का स्क्वायर जो होगा वो एनर्जी पे डिपेंड करता है इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो हमने एक एनर्जी चुन ली, तो हमने जिस पॉइंट को चुना उसके लिए अगर एक n फिक्स है, इसका मतलब है उसकी एनर्जी आपको मालूम चल जाएगी। तो मान लो हमारा स्टडी ऐसे कहते हैं कि हमें 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में कितने पार्टिकल हैं उनकी संख्या पता करनी है, ठीक है। हमारा टारगेट है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में कितने पार्टिकल हैं उनकी संख्या पता करो। तो क्या तरीका होगा इसको करने का? इसको करने का एक तरीका यह होगा, इसको करने का एक तरीका यह होने वाला है कि आप जस्ट मिनट, आप ऐसा करिए, एक रेडियस बनाइए इस तरह से। मान लो एक रेडियस है हमारे पास, हमने ऐसा n चुना कि उसके लिए एनर्जी आती है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद एक रेडियस और चुना जो कि ज्यादा होगी, जिसके लिए वैल्यू आती है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको 2 बना दो इस तरह से। जो रेड कलर का हमने लाइन खींच रहे हैं, ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले के लिए बना रहे हैं, और जो ब्लैक कलर के लिए लाइन खींची है वो हमने 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए बनाई है। लेट मी ड्रॉ इट इन अ सेपरेट शीट। एक अलग शीट में हम बना देते हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास ऐसे है कुछ nx, nz, कहाँ गए डॉट, ny, ठीक है। यहां हमने एक क्वाड्रेंट ये बनाया, कहाँ गया, हाँ ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बना दिया। और इसका जो हमने चुना रेडियस वो इस तरह से चुना कि ये 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर क्या किया, फिर हमने यहां पर एक और रेडियस चुन लिया। तो एक रेडियस हमने चुना जिसकी वैल्यू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसको बिलोंग करता हुआ हमने इसी तरह का बना दिया एक क्वाड्रेंट ऑफ द स्फीयर, 8th पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो जो बड़ा वाला बन रहा है ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, भीतर वाला जो बन रहा है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। इसका मतलब है कि जितने पॉइंट इन दोनों बाउंड्री के बीच में पड़ेंगे, जितने पॉइंट इस रेड और ब्लू कलर की बाउंड्री के बीच में पड़ेंगे,
उन सब की एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा और 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी। समझ पा रहे हो ना, इस बात को समझ पा रहे हो? अगर हमें 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में एनर्जी वाले पार्टिकल कितने थे गिनना था, तो हमें क्या करना होगा, हमें केवल इस बड़े वाला स्फीयर जो है ब्लू कलर का और जो रेड वाला स्फीयर पार्ट है रेड कलर का, इनके बीच में कितने पॉइंट आ रहे हैं खाली उनको काउंट कर ले, तो हम आपको बता देंगे कि 12 से 15 इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बीच में कितने पार्टिकल हैं। तो क्या हुआ, अपने एनर्जी के कैलकुलेशन का जो हमारा काम है वो हमने इस तरह से एन स्पेस में पार्टिकल के गिनने के ऊपर रख दिया। तो जरा देखो बच्चों, अगर हमने एनर्जी रेंज क्या चुनी है, हमने एनर्जी रेंज चुनी है 12 से 15। इसको ऐसे लिख सकते हो 12 से 12 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12 से 15 को लिख सकते हो ना, 12 से 12 प्लस 3 यानी 15। तो इसको वैसे लिख सकते हैं, हम एनर्जी ई से लेकर के ई प्लस डी के बीच में एनर्जी स्टेट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमने क्या टास्क लिया अपने लिए कि हमें एनर्जी रेंज ई से लेकर के ई प्लस डी के बीच में कितने पार्टिकल्स हैं वो कैलकुलेट करना है। तो एक रेडियस जो बनाई है आपने, यहां पर एक रेडियस जो बनाई है वो बिलोंग कर रही है ई को, और जो दूसरी रेडियस बनाई है वो बिलोंग कर रही है ई प्लस डी को। और इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टेट है वो पार्टिकल गिन लोगे तो तुमको इतनी एनर्जी मिल जाएगी। तो जो हमारा टास्क है, हमें जी कैलकुलेट करना है, हमें अपने फॉर्मूले के लिए जी कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें एन निकालना है। तो एन की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है जीई इंटू एफ ई पर। ये तो स्टैटिस्टिक्स है, ये तो डिसाइड कर लेंगे, जी निकालना है। तो यहां जी क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेट। कैसे, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आई होप आवाज आ रही है बच्चों आप लोग को हमारी? यस सर। ओके, क्या करेंगे, देखो यहां पर क्या करेंगे, जीई इज 1/8 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आपने एन स्पेस लिया था, एन स्पेस में एन रेडियस का एक स्फीयर बनाया, लेकिन उस स्फीयर का केवल 1/8 हिस्सा ही आप देख रहे हो। क्यों 1/8 हिस्सा देख रहे हो? क्योंकि आप nx की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो, ny की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो, nz की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो। अगर तीनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो केवल एक ही क्वाड्रेंट होगा जहां तीनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप और कोई क्वाड्रेंट चुनोगे और कोई क्वाड्रेंट लोगे तो या तो nx निगेटिव हो जाएगा, या ny निगेटिव हो जाएगा, या nz निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए वर्ड 1/8 आया। इस 1/8 आने कारण है कि हमने अपने स्फीयर के 8 हिस्से किए, उसमें से केवल उसी हिस्से को हम कैलकुलेट कर रहे हैं जिसके लिए nx, ny, nz की वैल्यू सब के सब कैसी हो, पॉजिटिव हो। तो जीई क्या हो जाएगा, 1/8। आपने स्फीयर कैसा लिया है, एन रेडियस का, तो 4 n क्यूब, 4 r क्यूब होता है ना, 4 r क्यूब होता है किसी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है। तो यहां r की रेडियस की जगह पर n चुने हो, आपने n लिया है। अब एक फॉर्मूला आपने क्या देखा है, अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्या करें, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज करने का तरीका ये है कि जीई लिखो, 1/8 लिखो, 4/3 पाई लिखते हैं, और आ जाता है सिर्फ n क्यूब, ये अलग कर दिया। सिंस एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी इज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ma²। तो बच्चों यहां से n की वैल्यू निकालो, क्या होगी, तो n स्क्वायर हो जाएगा 8ma² अपॉन h स्क्वायर इंटू ई। तो यहां से n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 8ma² अपॉन h स्क्वायर ई की पावर कितनी, 1/2।
और अगर आप n का क्यूब लोगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर 3/2 हो जाएगी, तो ये रख देते हैं यहां पर। तो GE बराबर 1/8 4/3 पाई इंटू 8ma² बाई h² e की पावर 3/2। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर कैलकुलेशन को देखना पड़ेगा। कर लेते हैं, देखो यहाँ से कहाँ गया, GE इज 1/8 4π/3। देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब, तो 2 की पावर क्यूब, और अगर इस पावर को यहाँ पे एडजस्ट करोगे तो पावर 3/2। उसके बाद फिर क्या बचेगा, 2 बाहर निकल गया, 2 उसमें, अब बचेगा m, तो m अपॉन h, तो m की पावर 3/2 h² है, h² इंटू 3/2, तो h² 3/2, और कौन बचा, a² की पावर 3/2, और कौन बचा, e की पावर 3/2। इसको कैसे एडजस्ट करें, तो ये हो जाएगा π/6, 4 कटेगा, 2 बचेगा, 6 इंटू, यहाँ क्या करें, यहाँ करते हैं 2² की पावर 3/2 इंटू, ऐसे कर दें 2m की पावर 3/2 अपॉन h³ a³, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, और e की पावर 3/2। तो ये क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर, तो 8π/6 1/h³, और 2m की पावर 3/2, और ये हो जाएगा a³, और ये हो जाएगा e की पावर 3/2। a³ क्या होगा, देखो हम लोग ने बॉक्स माना है ना, हमने माना है कि यहाँ x में भी a है, y में भी a है, a में भी a है, तो जो ये बॉक्स बन रहा होगा, इस बॉक्स का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, a³। तो एक्चुअल में ये वॉल्यूम है, ये जो a³ है ये उस बॉक्स का वॉल्यूम है जिसको हम मान के चल रहे हैं। तो हमारे पास GE की वैल्यू कितनी आ गई, GE की वैल्यू आ गई, क्या करेंगे, 2/4π3 अपॉन h³, 4π3 h³ और 2m 3/2, इसको v लिख दें, a³ को हम v लिख देते हैं, और यहां लिख देते हैं e की पावर 3/2। ठीक है, इसको हमने लिख दिया a की पावर 3/2। वॉल्यूम को कुछ करना होगा हमें, एक बार देख लें, नहीं, ओके। अब क्या करते हैं, अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग राइट हैंड साइड, डिफरेंशिएट कर दे राइट हैंड साइड को विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो बदल रही होती है ना, जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो एनर्जी को ही हमें देखना है, बाकी वॉल्यूम मास तो फिक्स ही है, तो आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो जब राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4πv/3h³, ये तो वैसे रहेगा, 2m की पावर 3/2 ये रहेगा, v लिख दिया है, इसको डिफरेंशिएट करो हो जाएगा 3/2 e की पावर 3/2 - 1 de, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल होगा 2, तो 2 2 जा 4, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 2πv/h³ इंटू 2m 3/2 e की पावर हाफ de। अब de कहने का मतलब है कि हमने अपनी बात एक एनर्जी रेंज में कहनी शुरू कर दी। इससे पिछली बार हमने क्या कहा था, 12 वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 12 को मान लो E, तो 15 क्या लिख सकते हो, E + DE।
तो इस केस में डी की वैल्यू कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वही चीज है कि अब हम अपना सारा कैलकुलेशन एक एनर्जी रेंज में करना चाहते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, लेट अस राइट द नंबर ऑफ स्टेट्स in energy range DE as GEDE, just for representing that कि हम number of state in the range DE कैलकुलेट करना चाहते हैं, is 2 pi v by h cube 2m की पावर 3 by 2 e की पावर half into DE. So this is the magnitude of number of particle in the energy range and this is the representation. ठीक है, ये हमारे पास एक जीई डीई रेंज में कितने नंबर ऑफ स्टेट होंगे वो मालूम चल जाएगा। अच्छा, पाउली प्रिंसिपल यहां पर क्या करता है, पाउली प्रिंसिपल कहता है कि ईच स्टेट में 2 पार्टिकल्स रह सकते हैं, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन। तो स्पिन अप और स्पिन डाउन के हिसाब से 2 पार्टिकल रह सकते हैं। तो टोटल एनर्जी, टोटल पार्टिकल्स दैट में ऑक्यूपाई द स्टेट्स कितना हो जाएगा, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डीई से इंटू 2 पाई वी बाई एच क्यूब 2m 3 by 2 अंडर रूट ई डी। इसको लिख सकते हो 4। ओके, तो बच्चों अब आप यहां पर लिख सकते हो कि जीई की वैल्यू जो है जीई डीई दैट इज द 4 पाई वी बाई एच क्यूब 2m 3 by 2 अंडर रूट ई डीई। तो ये हमारे पास निकल आया। अब अगर हमें एनई निकालना है एनर्जी रेंज ई में, तो आप लिखोगे कि आप जितने अवेलेबल स्टेट एनर्जी रेंज वो कर दो और उसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस हिसाब से हमारे पास एनई डीई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 पाई वी बाई एच क्यूब 2m 3 by 2 अंडर रूट ई, और एफ जो है एफ की एक वैल्यू हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ बाई के टी प्लस 1 इंटू डीई। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन किसी गिवन एनर्जी रेंज में अवेलेबल हो सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारी चीजें इसमें से हम निकाल के बता सकते हैं।